सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मृणाल पांडे जी द्वारा रचित कहानी पार्टीशन। ऐसा कैसा बेसिर पैर का पार्टीशन? आए देखा न सुना। बटे हुए घर के एक हिस्से में तो रसोई समेत पूरा भंडार और दूसरे में सारे संडास और नहानघर। अब इंसानों की जात, न खाना छूट सके न पाखाने जाना। पर दो सगे भाइयों के परिवारों को रातों रात रोजाना के साथ उठने बोलने का ही नहीं, साझा रसोई में खाने या साझा संडासों में हगने तक से परहेज हो जाए तो अदालत और करती भी क्या। कह दिया सरकारी अमलेदार से माप जोक करवा के घर के मुरब्बे को 2 बराबर हिस्सों में दोनों भाइयों के बीच बांट दिया जाए। उनको क्या कि पुश्तैनी साझा घरों के किसी खीरे की तरह 2 बराबर टुकड़े नहीं किए जा सकते। कचहरी के ऑर्डर पर फीते लिए हुए सरकारी खसरे खतौनी खुले, फिर मापजोख वाले आए। मापजोख के बाद स्याही से ऐसी सरकारी लकीरें खींच दी गईं जिनका जमीन या पानी की कुदरती बनावट ढलाव से कोई वास्ता नहीं था। इतने महाभारत के बाद भी 2 घर बने तो आधे अधूरे। अदालत के इशारे से घर एक के 2 हुए तो दोनों के भीतर कुदालें चलने लगी दिन रात। पार्टीशन कोई हो तो ठेकेदारों की बनाती है। कोठी में तरह तरह के फेर बदल को जगह की कमी कतई नहीं थी। पुश्तैनी कोठी की इमारत खूब बुलंद थी और हाथा भी काफी बड़ा और खुला खुला। छत भी खासी लंबी चौड़ी और खुली थी, जहां घर के लड़के मर्द कनकौवे उड़ाते थे। बहुरियां मायके का बखान और बूढ़ियां पोतों की तारीफ और बहुओं की निंदा करती हुई बड़ी अचार मुरब्बे पापड़ बनाते सुखाते आए थे। पर सबसे पहले जरूरी था दोनों घरों के बीच एक मजबूत दीवार बनना। यह तय हुआ तो सब के 2 टुकड़े होने लगे। परिवार की बोली बानी खान पान पहनना ओढ़ना सबका रवैया रातों रात बदला और बेमतलब बन गया। दोनों भाइयों ने अलग अलग ठेकेदार लगवाए थे। लंबी जिरह चली। भाइयों का मन मुटाव तो रहा, लेकिन भीतर खाने सुलह कर दोनों ठेकेदार दाम बढ़वाने को एक हो गए। पहले दोनों ने अपनी अपनी फीस दुगनी करवाई। तब बारी आई दीवार की चिनाई की। जैसा हुक्म था ठेकेदारों ने वैसी ही पक्की ऊंची दीवार बना दी। और तो और ऊपरी सिरे पर टूटी बोतलों के कांच भी लगा दिए गए कि भैंचो इधर उधर आवत जावत का सवाल ही ना उठे। आखिरकार दीवार वाले मजदूर विदा हो गए। बच रही कोठी और उसको 2 टुकड़ों में तकसीम करने वाली मनहूस दीवार, जिसे न इनने रंगवाया न उनने। अलबत्ता दोनों तरफ अलग अलग 2 फाटक जरूर लग गए, जिनके अगल बगल मालकान के नामों की 2 अलग अलग तख्तियां लटक गई। अब भीतर खाने नई गढ़वाई शुरू हुई। खुदाई की गंध पाकर सबसे पहले पुश्तों से बसे भंडार के चूहे बाहर माटी के बिलों में सरक गए। कॉकरोच नालियों में समा गए। दोनों भीतर भीतर अपने पुरखों की तरह नई पाली का इंतजार करने लगे। कहते हैं जब जापान पर बम गिरा था और इलाके की सारी इंसानी नस्ल मिट गई थी, तब भी कई साल बीतने के बाद जैसे ही नई बसावट शुरू हुई, भीतर छुपे चूहे और कॉकरोच सही सलामत बाहर निकल आए थे। बम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। खैर चलो, इसी बहाने नई तरह से सब हमारे लायक बन जाएगा। बेटे बहुओं ने कहा, जिनको आने वाले वक्त में कोठी विरासत में मिल जानी थी। तो साहब इधर चूल्हों की कालिक भरी निश्वासें मिटी, उधर काईदार संडासों नहान घरों की बारी आई। इस सब के साथ बहुत सारी धूसर फुसफुसाहटों में पुराना गायब हो चला। मसालों की गंध, पानी की मिट्टी से मिलने और फिर छुपे पिछवाड़ों में काई बनने की गंध, पुराने साबुनों पेशाब और गू की गंध। दोनों नए घरों में अब रसोई घर टाइल वाले थे। दोनों में संडास और नहान घर भी अलग की बजाय एक ही साथ बन गए। अब हर सोने वाले कमरे का अपना नहान घर और संडास था। सुबह सुबह दरवाजा ठकठकाकर इंतजार काहे भाई? इस सब के बावजूद रोजाना अंधेरा होते ही कई बूढ़े उल्लू एक एक कर दोनों तरफ हाथे के दरख्तों पर अपने सालों पुराने कोटरों से निकलकर शाखों पर बैठ जाते। पीली आंखों से वे जाने किसको क्या क्या अद्भुत इशारे करते रहते थे। लोग मानते थे कि वे रात को इंसानों का आगा पीछा जीवन मरण
सब साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रेतात्माओं जिन्नातों से उनकी दोस्ती होती है। उल्लू हर मच्छर, हर नक्षत्र, हर जमीन के भीतर मूछें सुरसुराते चूहे, नालियों के भीतर कीचड़ और गू पर जिंदा हर कॉकरोच की बाबत जानते हैं। ऐसा चौकीदारों का मानना था, जो खुद भी निशाचर थे, रात के जीव। दिन भर सोते, रात रात जागकर पहरा देते। जागते रहो, होशियार। उनके और त्रिकालदर्शी उल्लुओं के बीच अदब भरी खामोशी रहती थी। आए होंगे, उल्लुओं की मार्फत पिरेतों से खबर मिली होगी, तो पुरखे एक एक कर जरूर आए होंगे अपनी कोठी को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए देखने को। पर चौकीदारों को यकीन था कि मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अगिन का बंटवारा होते देखकर शरीर में अवसाद और मन में ज्वर लिए वे वापस उड़ गए होंगे। इतने कलेश, उलाहनों और दिन रात के झगड़ों के बीच मरने के बाद कौन टिकना चाहेगा? चौकीदार आपस में कहते। महीनों तक ठोका पीटी चली। साजे छज्जे तोड़े जाते रहे, पेड़ों से अध पके फल झड़ाए जाते रहे। कोई कोई जंग खाया दरवाजा जिद पकड़ जाता। शय होने से वो तब तलक कतई इनकार करता रहता जब तक कि भारी हथौड़ा न मंगवाया जाता। मजदूरों की गालियों से चरमराता, अंत में वह ढह ही जाता। मच्छरों मक्खियों से गुंजायमान ठेकेदारों की कर्कश बमचक के बीच नींद की कामना को मकड़ी के जाले की तरह हटाते हुए दोनों तरफ के परिवार रात रात जागते। हर सुबह आती तो आलसी मक्खियों की भिन भिन से भरी हुई। एक दिन सब बढ़िया बन ही जाएगा, वे सोचते, दोनों तरफ। शहर वालों को यह टूटती बनती नीम अंधेरी कोठी समुद्र पार का कोई मायावी द्वीप नजर आती थी। वे दूर बैठे सिर्फ अफवाहों को सुना जमा करते, कहते, ऐसा कैसा पार्टीशन जी, न देखा न सुना। बड़े घरों की बातें खुद बाहर नहीं जाती, चूती छत की तरह धीमे धीमे टपकती रहती हैं बरसों तलक। चांदनी रातों में शहर में छत दर छत कयास लगाए जाते, जिनके पीछे खौफ नहीं, केवल जिज्ञासा होती थी या केवल रोमांच। कोठी बहुत बड़े लोगों की थी, उनके लिए शहर के नए लोग कृमि कीट की नहीं थे। राधेश्याम बाबू से, जिनके बाप कोठी के पहले मालिक के मुंशी रह चुके थे, चौकीदार महफूज मियां ने जाना था कि शहर के नामी गिरामी वकील साहब की पीले रंग से पुती जहाज जैसी एक कोठी, जिसके एक हिस्से में वे पहरेदारी करते थे, दूसरे में मुन्ना चौकीदार एक जमाने में एक थी। तब ये पीली कोठी कहलाती थी। इलाके की सबसे सुंदर कोठी हुआ करे थी तब ये। 4 एकड़ में फैली जमीन का इतना बड़ा मुरब्बा वकील साहब को उनके एक दिलदार जमींदार मुवक्किल ने अपने पुश्तैनी जमीनों का बाहरी पेचीदा मुकदमा जीतने पर फीस के साथ बतौर तोहफे के दे दिया था। बहुत कुछ बिन मांगे मिल जाए तो क्या मन में शुभा या डर नहीं बैठता होगा? चौकीदार कहते। कर्ज, मर्ज, फर्ज, औरतें, इन सब को लेकर भय तो हर किसी में रहता ही है, पर मुफ्त की जमीन मिल रही हो तो सब संसा मिट जाती है। सांझ निस्तेज होकर बुझ जाती, तब चौकीदारों की ड्यूटी शुरू होती थी। पहले चारों तरफ ऊंचे नीड़ों के बीच थकी चिड़ियों की चहचहाहट बंद होती, फिर चांद उगता अकेला, फिर झुंड के झुंड नक्षत्र। जब इतना हो जाता तब मनुष्यों के बनाए तमाम नियम कायदे भी एक एक कर तहा कर कोठी वाले सोने चले जाते थे। तब दोनों कोठियों के चौकीदार गश्त शुरू करते। जागते रहो, होशियार, चिल्लाते हुए, लाठियां ठक ठकाते हुए। देर रात दोनों हर रोज कुछ घंटे नीम, पीपल, पाकड़ और जामुन की पीली पत्तियों की चर्रमर्र के बीच चुपचाप अगल बगल बैठते। वे अंधेरे के गवाह थे, जो जब कहानियों से छूट भागना चाहते हैं पर छूट नहीं पाते, तब प्रेतात्माओं की तरह रात गए वे अगल बगल के फाटकों पर पास पास सरक आते हैं। सावधान! घर के भीतर जागती बूढ़ियों को उनके पैरों की गश्ती आहट लगातार तब तक फिर भी मिलती रहती है जब तक डूबता शुक्र तारा सूरज महाराज का रास्ता नहीं खोलने चल देता। कहानियों से चौकीदारों का दिल कई बार भर आता था, पर वे ज्यादा देर दुखी नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोठी की दोनों मालकिनें देही से कमजोर पर जीभ से कसैली थीं। तिस पर उनके मैनेजर और उनकी औलादें 7 समंदर पार से कोठियों के गिर्द खुफिया कैमरों से उन पर लगातार शक की निगाह बनाए रखते थे। अरे महतारियों को कोई जिनावर माफिक ऐसे छोड़ जाता है?
कितनी ही बूढ़ी हों, अभी सड़क पाताल के बीच अटकी उनकी माएँ ही तो उनकी पुश्तैनी विरासत को नागिनों जैसे थामे हुए थी। कीड़े मकोड़े मनुष्य सब की अपनी जिंदगी की मियाद तय है, कोई डोरी तो नहीं कि हम जीने का मन न होने पर तोड़ दें। मालिश वालियों ने लैपटॉप पर बच्चों से बतियाती महतारियों को बार बार खुद देखा सुना था। अपने कागज पर कुछ लिखा पढ़ी करते निंदियाए बेटे सात समंदर पार से कहते थे, ठीक है, अच्छा फिर लाइन कट जाती। महतारियां करवट बदल कर उनसे कहती, पीठ पर तेल से जरा कसकर मालिश कर दे। जब वे कपड़े संभालती डगमग नहान घरों को नहाने चली जाती, उनके बिछौने समेटती मालिश वालियां देखती उनके तकिए कुछ भीगे हुए हैं। धरती पर जिसे नहीं होना था वह घटता है, तो भी बहुत कुछ माया मोह शेष रह जाता है। कई रामनवमियां, करधनियां, 10 तोले वाली नथें, पंच लड़े, सत लड़े, हार, कंगन, बाजूबंद, चूहा दंती चूड़ियां, सरपेंच, सोने के कामदार बटन, चांद सितारे जड़ी रेशमी साड़ियां, जोड़ों से भरे बक्से, बचपन के झबले, ननिहालों से आई चांदी की दूध भात वाली नन्ही सी कटोरियां, गिलसियां, पुरानी अशर्फियां, गिन्नियां, यूरो, डॉलर, बिटकॉइंस। वे बार बार बेटों को उनकी बाबत बताना चाहती, पर जो रात रात भर बहने वाली पूंजी का सारे ब्रह्मांड में पीछा करते हैं, अपनी माओं से बात करते हुए भी अधसोए रहेंगे ही। ठीक है कहकर वे हर बार यह थाती गिनाती माओं को अदबीत चुप आ देते हैं। उनकी अनचाही लेकिन फिर भी तजी न जाती माएं दुस्वप्नों से भरी नींद की प्रतीक्षा करती हैं हर रात। अपने मालिकों को हर हफ्ते रपट देने वाले मैनेजर हर हफ्ते आते हैं। ड्राइवरों, मालियों, खाना पकाने वालियों, मालिश वालियों, चौकीदारों का हालचाल थाहते हैं। पुलिस वालों से उनके गहरे रसूख हैं। नए साल पर, बड़े दिन पर, ईद बकरीद, होली दिवाली पर कोठियों की तरफ से वे इलाके के थानों में डालियां भिजवाते हैं। रात सायरन न बजाती पुलिस की वैन या दोपहिया हर रात चक्कर मार जाती है। बाहर चौकीदार जब पुकारते हैं जागते रहो, तो उसका खास मतलब नहीं होता। कश खींचकर रात के कालिक में आग के सुराग बनाते महफूज मियाँ कहते। चौकीदार महफूज मियाँ बताते हैं कि उनके जन्म से बहुत पहले उनके अपने इलाके में भी पार्टीशन हुआ था, जिसे उनकी तरफ भग्गी कहते हैं। तब जमींदारी खानदानों के कई लोग अनत देश जा बसे थे, जमीन उमीन छोड़कर। उधर के उजड़े लोग अपनी जमीनें छोड़कर इधर आन बसे थे। भारी मारकाट की कहानियां बताते थे वो लोग जो उनने अपनी दादी से सुनी थी। चौकीदार मुन्ना की तरफ भी कई कहानियां थी। उनकी अजिया बताती थी कि अंग्रेज के जमाने में भुतहा इमली इलाके की कोई एक भारी लाट थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वह धीमे धीमे दस रही है, और जिस दिन वह गिरी जात पात सब खत्म, धर्म कर्म मिट जाएगा धरती से। एक दिन उसके चौकीदारों ने पाया कि वह गिरी पड़ी है। तब भी बड़ी भारी मारकाट मची थी। गांव के गांव खाली हो गए थे। इस इलाके की बड़ी बड़ी कोठियां रातों रात खाली होते देखी तो सरकार के कुछ अफसरों का दिल जिन जमीनों पर आ गया, उनको दुश्मन की मिल्कियत बताकर फिर सरकार से औने पौने खरीदा जाने लगा। इस दौरान अपने खान साहिब पे भी नालिश कर दी गई थी कि उनकी पुश्तैनी जमीनें तो अब तो दुश्मन की मिल्कियत वाली कैटेगरी में आती हैं, लिहाजा इन पर सरकार का दावा बनता है। अम्मा ऐसा भी क्या न्याय? खान साहिब तुरंत अपने पुराने दोस्त वकील साहब के पास गए, जिनका तब बड़ा नाव था, और अक्ल माशाअल्लाह ऐसी पेचीदा थी कि कील डालो तो साली स्क्रू बनकर बाहर निकलती। खान साहिब से बातचीत के बाद भैया वकील साहब ने सरकारी वकीलों की फौज के खिलाफ मुकदमा ऐसा जम के लड़ा, ऐसे ऐसे पेचीदा दांव लगाए कि साल भर में उनके मुवक्किल को उनका पुश्तैनी मिल्कियत बाइज्जत वापस मिल गई। अफसर टापते रह गए। ईद का चांद उस बरस हंसुए की तरह उगा था और वकील साहब पर बरकत बरसा गया। मुकदमा जीतने के बाद एक मन मिठाई लेकर जमींदार साहब वकील साहब से मिलने आए थे। उनने वकील साहब से पेशकश की कि फीस के अलावा वो जमीन का 4 एकड़ का एक फलदार मुरब्बा भी उनकी तरफ से बतौर तोहफा कबूल फरमाए। वकील साहब जानते थे कि उस नायाब जमीन की कीमत उनकी फीस से कई गुना ठहरती है। उनको क्या उज्र होता
वैसे भी अल्लाह के फजल से अब तक दो दो बेटियों के बाप बन चुके थे और किसी मुनासिब जगह पर अपनी अगली पुश्तों के वास्ते एक खूब बड़ी सी कोठी बनवाने की भी सोच रहे थे। खान साहिब की 3 बेटियां थी, ब्याह कर बाहर देश चली जाएंगी, तो भी उनके लिए जमीन से कहीं बड़ा मोल खान साहब की दोस्ती का था। सो बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ ये इतनी बड़ी कोठी बनवाई गई। जैसा चलन था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कुटुंब के साझा इस्तेमाल के लिए ही बनवाई गई थी। बरसों यह गुलजार भी रही। जाने कितनी शादियां देखी इसने, कितने मुंडन, होली, दिवाली, जापे और भोग सराद। पर समय हो तो बलवान, किसे पता था सगा खून इस तरह बढ़ जाएगा। किसे पता था कि भाभो एक दोपहरी को सोई तो फिर न जागेंगी। अगले बरस इस जहाज सरी की कोठी के मालिक पे अचानक भारी हार्ट अटैक आ जाएगा। काल के हाथ एक दिन सब मिटा देते हैं, नक्षत्रों को भी भैया, क्या नक्षत्रों को भी। पर इच्छा कभी नहीं मरती, न सपने। शुरू में घर के सब लोग ही घरेलू नौकर चाकरों की मार्फत अपने अपने हाथों पर नजर रखते थे। दोनों हाथे बंटवारे के बाद भी काफी बड़े थे और छायादार फलदार पेड़ पौधों की भरमार थी। पर डायन की तरह बगुलों से धूल बिखेरती हवा भुता पेड़ों और दीवारों के बीच गई रात जाने क्या क्या खेल कर जाती है। रात के अंधेरे में कई अजीब अजीब बातें होने लगी। सोचा गया कि मजबूत कद काठी के चौकीदार रखे जाएं तो तेल पिलाई लाठियों के साथ रात भर जागते रहो, होशियार कहते हुए गश्त लगाएं ताकि कोई घुसपैठ ना हो। शुरू में 2 चौकीदार महीने की तनख्वाह लेने के बाद यह कहते हुए छोड़ गए कि रात के अंधेरे में दीवार के बीच से धूल के गोले आकार लेने लगते हैं। किसी को वकीलनी का भूत दिखा, किसी को वकील साहब का। हवन्नक जैसे चेहरे से वे मालिकान से कहते कि अचानक किसी झाड़ी से एक बगुला सा निकल के इंसान जैसा कुछ बनता है, फिर उनके खून को बर्फ जैसा जमाते हुए उनको झकझोर के जैसे उठाता वैसे ही दीवार में घुस के गायब हो जाता है। शहर के कद काठी वाले चौकीदार जब नट गए तो बाहर से चौकीदारों को बुलवाया गया। घर की औरतें कहती रहीं कि इससे जरूरी खर्चों पर कटौती हो जाएगी, पर जब मर्दों ने डपट दिया कि जरूरी है तो वे भी चुप्पी साध गईं। रात तेज हवा चलती तो अपार हवा उनकी मच्छरदानियों में जाने कैसे घुसकर उनको किसी गुब्बारे की तरह नक्षत्रों की ओर उड़ाने की कोशिश करती। कभी कोई बिल्ली अकारण रोती घूमा करती, कभी उल्लुओं की फड़फड़ाहट एकदम पास। दोनों कोठियों के बीच लाग ढांट का लंबा सिलसिला चला। खूब खर्चा हुआ मुकदमेबाजी पर। जब दोनों तरफ पुश्तैनी जमीन का हवाला देकर दोनों घरों की लड़कियों से मौरूसी जायदाद का हक छीन लिया गया। एक एक कर बच्चे बाहर जाने लगे। कोठियों की हलचल मंद पड़ती गई दोनों तरफ। उनकी अगली पीढ़ी का दुबई, पेरिस, कनाडा या अमेरिका में जन्म। उनको याद दिलाने कभी कभार वो लोग लौटते थे, गुरिल्लों की तरह अपने अपने पिट्ठुओं पर बोतल बंद पानी, अपने कपड़े और दवाइयाँ अलग से लिए हुए। यहाँ का कच्चा पानी, फल, सब्जियाँ उनको जहर की तरह डराते थे। फिर कुछ दिन सैर सपाटा करके, दिन भर फोटो खींच खांच के, एक दिन टीका लगा के या इमाम जामिन बंधवा के वो वापस बेबीलोन कहो या लंदन या कुस्तुनतुनिया चले जाते थे। पीछे बस बूढ़ी बेवाएं। दोनों तरफ के बच्चों ने माओ की हिफाजती को 2 लंबे तगड़े चौकीदार छांट के रखवाए, एक इस तरफ एक उस तरफ। महफूज मियाँ इस तरफ, मुन्ना भाई उस तरफ। काली राख जैसी रात, पीछे 2 अंधकार भरी भाएं भाएं करती कोठियां। बस 2 चौकीदार जागते थे जिनकी बीड़ियां अंधेरे में 2 सुराख बनाती थी। चुप्पी, निचाट चुप्पी। महफूज मियाँ के पुरखे मेवात के जिला भरतपुर सेठ के थे, मुन्ना मथुरा सेठ के किसी पहलवानी खानदान के थे। हमारे कहते हैं कि मेव को कहा मुसलमान, मुन्ना छेड़ता मियाँ तू भी हमारा ही जस। सो तो है, गरीब की भैंचो जात क्या। अजब 10 मेवात, भैंचो पहले गाली पीछे बात। पुरानी कहावतें, उनसे भी पुरानी कहानियां। रौद्र झिलमिल अपार कोठियों में निसहाय कैद, कभी सहन में धूप खाती, तेल लगवाती, तो कभी भीतर अपनी छपर खटों पर पड़ी निद्राहीन बूढ़ियों उसासे छोड़ती, कभी पुकार लेती, अरे मियाँ जागते हो? जी हुजूर। काहे मुन्ना जागत हो? जागत हो सरकार।
आधी रात के घुप पलों में जादूपुर की इन्नर जाली कथाएं गुग्गुओं की तरह पंख फड़फड़ाती उतरने लगती। ये इंसानों की बस्तियां जो है ना महफूज भाई, मुन्ना चौकीदार कहता है, ये सब साली मिट्टी, हवा, पानी, अगिन, जल से नहीं, कहानियों से बनी है। महफूज मियाँ ने सिर हिलाते हुए कहा, बात तो बेंचो सही है। जब तमाम तरह की नई बनावटों के साथ अलग अलग जिंदगियां बह निकली तो शौकीन मिजाज चच्चू सैड ने पहला काम किया कि कबूतर पाल लिए, कई तरह के। चच्चू को जिनावरों का शौक तो बचपन से था, पर वकीलनी को पंछी, कुत्ते या बिलार पालने से परहेज था। पुरानी चाल के नेम धर्म वाली थी। रसोई उनकी ऐसे चमकती जैसे शीशा, बहुओं को बताया जाता। सो कई दफे स्कूल से वापस आती बिरिया चच्चू जी पिल्ले या चिड़िया के बच्चे उठा लाते, जिनको उनके स्कूल से वापस आने तक कहीं फिकवा दिया गया होता। 2-3 बार पैर पटके खूब चिल्लाए, पर दद्दू जी ने अपने नए खिलौने उनको थमा कर बहला लिया। दद्दू जी का चंद्रमा उठ चुका था, स्वभाव से शीतल थे। चच्चू जी के ससुराल में इसके उलट जिनावर पालने, पतंगबाजी और कबूतरबाजी का शौक खानदानी था। अपने हिस्से की कोठी में आते ही सलमा ने कई तरैयों के कबूतर और परिंदे मंगवा कर पाल लिए। छत पर रंग बिरंगी ललमुनिया के पिंजड़े लटक गए थे। नवाब जान बढ़ई से चच्चू के कुछ खास दुलारे लक्का कबूतरों के वास्ते दरीचे निकलवा लिए गए थे। जवाब में दद्दू जी ने 2 बड़े खूंखार जर्मन के कुत्ते पाल लिए। हाथे की रखवाली को दोपहर के खाने के बाद उनको 2 घंटे को खोल दिया जाता, फिर दोबारा रात 10 बजे के बाद से सुबह तक। मजाल कि उनके गश्त लगाते इधर की कोठी में उस सेट का कोई भी पैर रख सके। सुना किसी के उकसाए उन्होंने उधर के माली और धोबी समेत को 4-1 बार काट खाया तो नौकरी छोड़ के चले गए कि इस साली कोठी के झगड़े में हमारी जान नाहक काहे जाए भाई, हैं? समय बहता गया। गोधूली की मेघ सीमा पर सांझ उतरती। एक तरफ आरती घंटा, दूसरी तरफ अजान। होते होते अतीत के प्रेत भी मिट चले। विक्षुब्ध प्रेत बीते जमाने का सारा ताम झाम खोकर दीवारों के आर पार खोजते भी तो क्या। उधर कबूतरों की सुनो, वो पंछी की जात न दीवार माने, न बाढ़, न पिरेतों से डरे, न जिन्नातों से। कितनी तिथियां, कितने वार अतिथि, कितने रमजान, कितने होली दिवाली, फिर भी छत से रोजीना भाभो की मेहरी चिल्लाती कि ये गोस वोस पकने की बात से जीव घिनना जाता है का भाभी जी। विशुद्ध प्रेत बीते जमाने का सारा तामझाम खोकर दीवारों के आर पार खोजते भी तो क्या। उधर कबूतरों की सुनो, वो पंछी की जात न दीवार माने, न बाढ़, न पिरेतों से डरे, न जिन्नातों से। कितनी तिथियां, कितने वार अतिथि, कितने रमजान, कितने होली दिवाली, फिर भी छत से रोजीना भाभो की मेहरी चिल्लाती कि ये गोस वोस पकने की बात से जीव घिनना जाता है का भाभो जी। राक्षसों की तरैया दिन रात का गोस कोरमा, अरे खाने वालों के पेट में कीड़े पड़े, नौरातों में भी गोस मच्छी। दूसरी तरफ से जवाब आता, अरे बीबी जी, जो हमारे खाने पे ऐतराज हो तो हम तो वही पकाएंगी जो हमको पसंद है। तुम नाक पे कपड़ा बांध लो, ज्यादा दिल मचलता हो तो कह दो कुछ एक बोटियां फेंक देंगे तुम्हारे कुत्तों के लिए भी। दीवार पे पंजे टिका के लार चुआते रहते मुए। पृथ्वी की प्रेत नजर, सहसा तैर जाता पुरखों का कोप। सुनाई देता इस या उस कोठी में बहुरिया के पेट अचानक गिर गया। माए छाती फाड़ रोती तो जच्चा घर और शमशान पास खिसक आते। अंधकार की बेला में जाड़ों की रातों को कई बार कल तक की गर्भिणी के क्रोध भरे रुदन में रात गए उसके शिशु भ्रूण तारे बन चमकते तो चौकीदारों को पीपल के बीच छिपी मरचिरैया की चीख सुनाई देती थी। उजाले अंधेरे में चौकीदारों के कपाल के भीतर सपने एक एक कर बुझ जाते हैं। कौन रुक सकता था इन हाहाकारी कोठियों के हाथे के उजाले में। मुए कबूतरन की बीट साफ करते करते कमर दुखने लगी हैगी, उनकी पुरानी नौकरानियां कहती। बढ़िया पापड़ सुखवाने डाले गए तो बीट, अचार के मर्तबान मुंह पर धुला साफ कपड़ा बांध कर रखवाए गए तो उन पर बीट, गेहूं धुलवा कर मछिया पर सूखने डालना तो नामुमकिन हो गया था। राम राम धोतियों तक पर हक जाते थे। पतझर के उनींदे दिन थे, जिया अलसाने हो रामा के दिन। सुबह सुबह हल्ला मचा, कई कबूतर मरे पड़े थे, कुछ छत के इस पार कुछ उस पार। थानेदार को बुलवाया गया तो उसने सर खुजलाते हुए कहा कि सर पंछियों पर हमारा क्या बस चलेगा,
आप ऐसा करें कि छत के ऊपर ऊपर तार का बाड़ा बनवा लें। दबी जुबान से कहा सुना गया। दिन उगने से पेशतर कई गोलियां उस सेट से इस सेट फेंकी गई थी। पर रोजीना के झगड़े में पुलिस कचहरी क्या करे? दद्दू जी ने पहले ही कह रखा था कि हम दो लोगों के बीच का मसला है, हम ही निपटाएंगे, थर्ड पार्टी लाने की जरूरत नहीं है। अब भैया हमने तो जैसी सुनी तैसी बताई। फिर सुना दद्दू के दोनों कद्दावर कुत्ते एक सुबह ढेर पाए गए। मुंह से झाग निकल रहा था, पास में कुछ हड्डियां पड़ी थी। अब कहो वैष्णव घर में ई अखाद्य कैसे पहुंचा? चौकीदारों के दोपहर की नींद के भीतर सपने नहीं आते। सब देवताओं को छोड़कर गुड़ी मुड़ी नवजात बच्चों की तरह रात गए मुन्ना और महफूज मियाँ अपने प्राणों के पास लौटते हैं और तब पानी की तरह घुमड़ घुमड़ कर दो एकाकी दिल एक दूसरे से बात करते हैं। इंसानी रातें कहानियों के सहारे ही तो कटती हैं। क्यों तुमको जिनके पास सब कुछ है हमारी तरह पेट की खातिर दिन दिन बड़े होते बच्चों और दिन दिन बुढ़ा रही बीवियों को अकेला छोड़कर परदेश में दूसरों के घर की पहरेदारी करने मजबूर नहीं हो? शांति के साथ रहना नहीं आता तुम्हें? क्यों खुश नहीं हो पाते तुम अपनी या दीवार पार की खुशी में? धूल माटी गाल भर हवा खाकर अधेड़ चौकीदार दो मग चाय पर गोल होकर बैठ जाते। कभी कभार गश्ती पुलिस वाला राम सनेही भी अलाव देखकर हाथ सेंकने आ जुटता। 3 जोड़ी कान, कई कहानियां इस उस कहानी के पेट से निकलने लगती हैं। कोठी में बर्तन मलने वाली रामरत्ती की दादी ने राम नरेश की फुआ को बताया था कि वकील साहब के अदब से जो खानदान बरसों एकजुट बना खूब फलता फूलता रहा, पर फिर वकीलानी एक ही बहू ला पाई थी कि चच्चू जी की बारी आती उससे पहले ही सूरत सुधार गई। वकील साहब को 2 साल बाद हार्ट अटैक आया और मिनटों में ही देही छोड़ दी। बस तब से घर को घुन लग गया। सब दिन होत न एक समाना। अगली पीढ़ी में दोनों बेटों के बीच भीतर खाने बदफैली हो गई। बाद को बात इतनी बिगड़ गई कि वकील साहब के बड़े जो दद्दू जी कहलाते थे और उनके छोटे भाई चच्चू जी सगे भाई होते हुए भी जुदा होने पर तुल गए। शहर में पीली कोठी के पार्टीशन की बाबत कई बाशिंदों के बीच कई सुनी जाती कहानियां तनिक खोदो तो जमीन के भीतर से परतों में सदियों से दफन नदियों की माफिक धार सतह पर आ जाती हैं। और क्या सुनते हो महफूज भाई? बातून मुन्ना ने महफूज भाई से पूछा, जो उसी की तरह कंबल ओढ़े बगल के फाटक पर जागता था। राम सनेही की बात पर सोच रहा था। अब कोठी वालों का रसूख जितना बड़ा हो, लोगों के मुंह पर ताला तो नहीं लग सकता ना किसी तरह यहाँ। बर्तन वाली राम रत्ती ई बताई कि भाई भाई के बीच अलग्योजे का माहौल इस तरह बना कि वकील साहब के छोटे बेटे चच्चू जी ने अचानक सालों पहले बाप की दी जुबान को झुटलाते हुए ऐलान कर दिया कि वे घर की बड़ी बहू यानी कि भाभो जी की छोटी बहन से ब्याह नहीं करेंगे। राम रत्ती यह भी कहती थी कि जब से भाभी ब्याह कर आई है, कोठी में उनकी छोटी बहन का आना जाना लगा रहता था। चुहलबाज चच्चू का दद्दू भैया की साली साहिबा से हंसी मजाक भी चलता रहता था। कभी कभार दोनों बहनों को दोपहर का सनीमा भी दिखा लाते थे चच्चू। यह सब देखकर भीतर खाने सब निष्फिक्र से थे कि चलो घर की अगली बहू खोजने को बाहर नहीं जाना होगा। घर में कुशल गिरस्तन भाभों का भारी रुआब था और दद्दू जी ही नहीं, चच्चू जी भी उनके कहे उठते बैठते थे। उनको पक्का यकीन था कि उनकी बहन ही उनकी देरानी बनकर घर की शोभा बढ़ाएगी। हाँ, पर जैसे कि राम रत्ती की माँ कहती थी, समय होत बलवान जगत में समय होत बलवान। उधर भाभो और उनके मायके वाले छोटी के लिए गहना गुड़िया साड़ी लहंगे मोला रहे थे और इधर बाप के मरने के बाद चच्चू जी को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। यह वही शहर था जहां उनके बाप के उसी खानदानी मुवक्किल का घर था जिसने कोठी की जमीन उनके वकील साहब को दी थी और सालों तक उनको ईद मिलाद पर तोहफे भिजवाया करते थे। जमाने का क्या, बदलना उसकी फितरत है। महफूज मियाँ ने लंबी चुप्पी के बाद कहा। चच्चू जी के टाइम तक मुवक्किल मियाँ सरीके कई पुराने जमींदार लोगों की शहर को चलाने वालों के बीच औकात ऐसी 2 कौड़ी की होके रह गई थी कि म्युनिसिपैलिटी चुनावों में काउंसलर का टिकट भी उनको नहीं मिला था। दिलों में मैल जो आ गया था।
बात बात में मसला हो जाता। जमींदार साहिब खानदानी आदमी से है, सो बाहर खाने चुप साध गए। बड़ा दामाद जर्मन में था, दूसरा इराक में। बीबी गुजर चुकी थी, लिहाजा आखिरी बच्ची की किसी भली जगह शादी करना अब उनकी सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी थी। हालात से आसानी से हार मानने वालों में खान साहिब न थे। ठीक ठाक तरह खाने पीने रहने को अभी भी काफी जायदाद थी, फलों के बागान थे। बेदिली ही सही, पर दिखावे को उनको अभी भी मान पान दिया ही जाता था। शहर बदल रहा था, दरख्त कट रहे थे, मॉल और पब खुल रहे थे। कौड़ियों की जमीन अशरफियों पर तुलने लगी थी, पर उनकी ही तरह सारे खानदानी घरों के अगली पीढ़ी के लड़के बाहर जाने लगे थे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैनचेस्टर। खान साहिब पा रहे थे कि उन सभी ने बहुओं के साथ इधर उधर आशियाना बसा लिया था, वापस आना कोई चाहता ही न था। कुछ एक ने तो बूढ़े माँ बाप को उधर बुला लिया, गो के खतूत से लगता था कि वहां बूढ़े खुश नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि सबसे छोटा दामाद वह लाएंगे जो इधर ही बसा रहे, जो बचा है सब उसी का। उन्होंने वकील साहब के बेटे को बड़ी आव भगत से किराएदार रख लिया। धीमे धीमे बातून चच्चू जी से घर की लड़कियां खुलने लगी। बड़ी या मंझली जब भी मायके आती उनसे पर्दा ना करती। उनके शौहर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आते। होते होते कुछ समय बाद नन्नो उर्फ सलमा का टांका चच्चू जी से भिड़ ही तो गया। चच्चू जी बिंदास आदमी थे और बात जैसे ही परवान चढ़ी तो जाके लड़की के बाप से कह दिया कि उनका इरादा सीधे शादी ब्याह का है। कुछ देर खामोशी के बाद पूछा गया, बरखुरदार, आपको कलमा पढ़ना मंजूर है? इस तरह पीली कोठी को भनक होती इससे पहले चच्चू जी कलमा पढ़कर सलमा का खाविंद बनना 3 बार कबूल कर चुके थे। अब कहो, अब क्या क्या न सुनना भाई। मन ने भी उड़ती सी सुनी थी। महफूज मियाँ ने बीड़ी नीचे गिराकर कुचल दी और अपनी कोठी के पीछे की तरफ जाकर लाठी से ठक ठक करने लगे। मुन्ना भी चल दिए। फिर वही काली रात, पानी अब बरसा कि तब बरसा। हम लोगों के देवता में किसुन जी की एक कहानी दादी कहा करती थी। बीड़ी खींचते मुन्ना फिर शुरू हुआ। तो किसुन जी और रुक्मणी का दिल फेंक बेटा था कोई शंभ। शहर से उसकी बड़ी शिकायतें आती थी। महतारी बाप ने एक दिन अपने बेटे को खुद्दई ताड़ने को ग्वाला ग्वालिन का रूप धरा और द्वारका में घूम घूम कर दई ल्यो दई कहते घूमने लगे। शंभ ने सुंदर ग्वालिन देखी तो बोला, आजा मंदिर में आके मोको छाछ पिला दे, दुगुना रुपया ले ले। ग्वालिन मटकी लिए जा पहुंची द्वारे। अब भीतर से शंभ का है तो भीतर आ, तब पैसा दूंगो। वो बोली, ना जी, पहले पैसा फिर छाछ। तो भैया शंभ ने हाथ पकड़ लियो वाको के पकड़ो हाथ। हाँ, जोरा जोरी बढ़ी तो भैया महतारी बाप ने बेटे को असल रूप दिखाया और शर्म से पानी पानी सर पर पैर रख के घर भागा छोरा। घर आते हैं तो के देखते हैं कि छोरा एक बड़ी सी कील बनाए हुए। तो पूछो कि बेटा ई का? तो जवाब मिलो कि ई कहानी जिनने किसी को भी सुनने को मुंह खोला वाके मुंह में सीधी जाके ठोक दूंगा। किस किस को मुंह बंद करेगो कोई? सोई तो पीली कोठी चच्चू जी के ब्याह की खबर ऐसी पहुंची तो मानो बम फटा। दादाजी ने रात भर छत पर सिगरेट फूंकते टहला किए। भीतर भाभो जी बेहाल बेसुध। उनकी बहन को खबर हुई तो उसे तो ऐसे दौरे पड़ने लगे कि घर वालों को आगरा ले जाके इलाज करवाना पड़ा। लौटी तो किसी कदर खामोश और गुमसुम, चुपचाप किसी ईसाई भक्तिनों वाले लड़कियों के कॉन्वेंट में वार्डन बनकर कहीं दूर पहाड़ चली गई। फिर वह कभी पीली कोठी में नहीं देखी गई। अब भाभो ने साफ कह दिया कि अगर सामने के रास्ते से चच्चू और उनकी बीवी आए तो वो उसी मिनट पिछवाड़े के रास्ते से मायके चली जाएंगी और फिर कोठी में पैर नहीं रखेंगी। कोठी वहीं की वहीं रही जहां पर की थी, पर बंटवार की नींव पड़ गई। शरीफों के घरानों के बीच बात मारपीट तक न जाए, इसलिए अदालत की मार्फत एक बेतुकी सी बंटवार मंजूर करा ली गई कि चल अब एक भाई इधर और एक उधर शांति से अपने अपने हिस्से में रहेगा। अदालत फैसला दे सकती है, शांति तो नहीं। पार्टीशन रे पार्टीशन सयाने देखते और उनसास भरते। अपने घरों में भी उनकी सुनता कौन था? नक्काशीदार कंगूरों और खिड़की दरवाजों वाली कोठी के दोनों हिस्से इस मनहूस नंगी बूची दीवार और भगवा हरे फाटकों की वजह से दूर से पहले ही कतई बेमेल नजर आने लगे थे। अब लोग उधर आने जाने से बचने भी लगे थे।
पीली कोठी की बजाय इमारत शहर में दीवार वाली कोठी कहलाने लगी थी। दीवार तो ईंट गारे की चीज, दिल ही बट गए तो फिर उसका मतलब बस हर तरह का अलगाव। और यह काम ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, बिला रंग की वह दीवार कोई 70 सालों से किए जा रही थी। शहर से उड़कर कई और मशहूर किस्से भी आते रहते थे। मसलन कैसे पार्टीशन के बाद महीनों तक खानदान का एक हिस्सा मुंह अंधेरे लोटा लेकर जंगल जाने को मजबूर हो गया था, वे बहुएं तलक जिनका मुंह बाहर किसी मर्द ने नहीं देखा था। किस तरह दूसरे हिस्से का परिवार महीने भर को खुले में रांधने खाने को मजबूर हो गया। नया बावर्ची खाना बना तो तमाम अल्लम गल्लम रखने को आंगन के साइड के सुंदर सहन जिसके बीचों बीच फव्वारा था, तुलसी चौरा था, बेले चमेली थे, पाट कर भंडार बनाया गया था। दूसरी साइड वालों ने अपने लिए हाथे के कुछ फलदार पेड़ कटवा कर नए पाखाने नहानगर बनवाए थे। वकील साहब और खान साहब के जीते जी पानी की इफरात थी उस इलाके में। पहले पूरा बाग था यहाँ आम का, सिंदूरी, समर बेहेश्त, लंगड़े, सफेदे, तोतापरी, बेगम पसंद, किस्म किस्म के नाम, किस्म किस्म के आम। एक कुआं भी था जहाँ कुआं पुजाई के लिए अड़ोस पड़ोस की नई बहुओं को भी गाती बजाती औरतें लाती थी। पर जब कोठी तामीर की गई तो पुराने कुएं को पाट कर मालिक ने बड़े शौक से पानी की पाइपलाइन डलवा दी थी। लाइन से पानी तब 24 घंटों आता था। फिर भी घर की गायों के हेठ पानी को भरने के लिए एक बड़ा सा हौज धूमधाम से बनवाया गया, जिसके लिए सुनते हैं 4 दिन तक यज्ञ हुआ था। कई बहुओं ने बताया कि उनसे उस पर ही कुआं पुजाई की रस्म करवाई गई थी। पार्टीशन के तहत अब पानी भी बंटने पर आ गया था। ऐसा कैसे बंटवारा जी? गिलास भर पानी के लिए सगे भाइयों के बीच जूतियों में दाल बंटने लगे। कोई महीना भर लग गया सुनते हैं। राजमिस्त्रियों को यही हिसाब किताब बैठाने में कि अब तक एक ही पाइपलाइन से भरती रहे उस टैंक को किस जुगत से इस तरह 4 टंकियों से जोड़ा जाए कि किसी भी हिस्से को खाने नहाने को पानी कम बेशी न मिले। चच्चू जी वाला हिस्सा यूं तो दद्दू जी वाले हिस्से से भिन्न नहीं था, पर सजावट एकदम जुदा जुदा। बारामदे में तखत रहता और सहन के अगल बगल 2-4 मूड़े रखे गए जिन पर बैठे खान साहिब सुबह शाम आने जाने वालों से मिलते हुक्का पीते रहते। चच्चू घर से कचहरी आते जाते समय रात हो जाती। उनके घर की औरतें अमूमन मर्दाना हिस्से से ओझल रहती थी। सिर्फ नन्ही बेगम यानी कि सलमा कभी कभार बारामदे के तख्त पर बैठी छालियां कतरती देखी जाती। दद्दू जी के घर की बहुएं हर चंद कोशिश करती कि उस दम भाभो उस तरफ ना आए। इससे उनका ब्लड प्रेशर इतना चढ़ जाता था कि कई बार डॉक्टरनी को बुलाना पड़ता था। भाभो जी चल बसी तो सुना चच्चू जी ने जवाब कहलवाया, सोक को आना चाहते हैं। इधर से मने हो गई। कहते हैं दद्दू जी बेटों बहुओं से साफ कह गए थे कि उनकी मैयत देखने क्या छूने भी ना दी जावे चच्चू लोगों को। फिर खान साहिब गए और उसके कुछ एक बरस बाद ही यकायक सलमा बेगम भी। तो दोनों बार उनके ही लोगों ने मिट्टी उठाई। उधर से जब जब रोने कुरान खानी की आवाजें और लोबान की खुशबू आई तो इधर वाले जोरों से भजन के कैसेट बजाने लगे। ठीक नहीं हुआ, आमने सामने कहने की किसी की हिम्मत न थी। कौन बड़े लोगों के मुंह लगे? किसे अपने मुंह में लोहे की कील ठुकवाने का शौक होता है भाई? अब तीसरी पीढ़ी थी, पर बेरुखी मिट्टी नहीं गहराई ही थी। 70 बरस में बहुत कुछ बदल गया था। बारिश कम हो गई थी और शहर की नदी में पानी उतर चला था। पाइपलाइन से अब गली मोहल्लों के लिए सुबह शाम 2 घंटे को पानी छोड़ा जाता था बस। पिछले 10 बरस से जब से मुन्ना चौकीदार एक तरफ और महफूज मियाँ दूसरी तरफ चौकीदार थे, उनका काम था ठीक 4 बजे सुबह का पानी भरने और शाम 4 बजे शाम का पानी भरने को मोटर चालू कर दें। मुन्ना विरज सेट का था। उसकी जान गाने में बसती थी या किस्सा गोई में। दूसरी कोठी के चौकीदार महफूज मियाँ मेवाती थे। अब तक दोनों तरफ के बूढ़े मालिक मर चुके थे, उनकी बुजुर्ग बेवाएं रह गई थी। दिनों दिन बुढ़ाती, एक दूसरी पर नौकरों की मार्फत निगाह रखती, चौकीदारों की नियमित चौकीदारी भी करती। दोनों पर रात किसी पल सोने का शक हो तो मच्छी जैसी मिनमिनी आवाज से चिल्लाती, कहाँ मर गए मुन्ना या महफूज मियाँ? टॉर्च चमकाते दोनों चौकीदार कहते, यही हैं बीबी जी, पिछवाड़े चेक कर रहे थे। दोनों ने अब तक रज्जे साबित करने का बुनियादी गुर सीख लिया था। कहानियां, बीड़ियां, टॉर्च का इधर उधर मारना और कभी कभार खांसी। जवानों की कहो तो वही घर घर की कहानी दोनों कोठियों की भी थी।
पार्टीशन के बाद दोनों घरों की एक पीढ़ी पली पुसी खूब बड़ी। ज़हीन तो ये नस्ल थी ही। एक से बढ़िया एक नौकरियां हाथ में आ गईं तो बेगाने होकर बच्चे परिवार समेत परदेश जा बसे। कहाँ की उर्दू, कहाँ की हिंदुस्तानी। बरसों परदेश में रहते रहते दोनों तरफ के जवान लोग बस अंग्रेजी में ही गिटपिट करने लगे थे। जाड़ों में बेटे बहुएं एक आध बार चक्कर लगा जाते, बाकी साल दोनों घरों को दो बूढ़ियां थामे रहती। प्रकट में दोनों अम्मा कहलाती थी, पर चौकीदार रात को चांद तले बैठ बातें करते तो उनको कहते बुढ़िया। एक बार की बात है, दो बुढ़ियां थीं जो अगल बगल की दो झोंपड़ियों में अकेली रहती थीं। सुना महफूज भाई? तो एक की भक्ति से खुश होके वाको किशुन जी ने दर्शन दिए और कहा, मांग जो मांगती है। वो बोली कि मुझे एक बड़ी सी शाही कोठी दे दो। मिल गई। अब दूसरी बुढ़िया को लगी खार। उसने साल भर बस फलाहार कर भजन किया तो किशुन जी उस पर भी प्रसन्न भय। कहा, मांग ले जो मांगना है। सो वो बोली कि जितना मेरी पड़ोसिन के पास है मुझको उससे दूनो दे दो। एक पहली बुढ़िया सुबह उठती तो देखती है कि पड़ोसिन के पास दूधू कोठी, जो भी वो मांगे उसको दोनों पड़ोसन को मिल जाए। फिर एक दिन माने कही कि हे किशुन महाराज, मेरी एक आंख फूट जाए। अगले पड़ोसिन की दोनों फूट गई। लाठी लेकर आने जाने लगी। फिर उनने कही मेरी कोठी फिर फूस की बन जाए। पड़ोसिन की कोठियां भी चली गईं। फिर भी हिरस कम ना हुई तो उसने मांगा कि मेरा एक हाथ एक टांग टूट जाए। पड़ोसिन हाथ पैर दोनों से लाचार हो गई। फूस की कुटिया में पड़ी पड़ी लाचार बुढ़िया सोचे लगी कि मेरे ही कर्मन को फल है। अच्छा भाई, चलें चक्कर लगा लें। दोनों घरों को पैसों की तंगी ना थी। बेटे बैंकों में पीछे छोड़ी गई माओं के लिए खाते खोल जाते थे जिनमें रुपया आता रहता था। दो मैनेजरों और कई चारेक माली, झाड़ू बर्तन वालियों, दवाइयों के लिए उसका ब्याज ही बहुत था। पर घर पर शाम ढले सिर्फ दो बूढ़ियां बची रहती। चौकीदारों के लिए हाथों के भीतर पिछवाड़े में कोठरियां, नलके अलग से थे। उनको छोड़कर बाकी सब काम करने वाले शाम का एक घर चले जाते थे। दोनों हाथों के पुराने पेड़ों की निचली टहनियां काट दी गई थी ताकि वे ऊंचे हों पर पत्तियां अधिक ना गिरें और गर्मियों में चंदोबा भी कायम रहे। दोनों तरफ दो गराज भी थे जिनमें कार रहती थी ताकि मन होने पर बूढ़ियां आ जा सकें। ड्राइवर सुबह से शाम तक अक्सर बैठे रहते थे। फोन से जरूरत होने पर गाड़ी पोरच पे लगा देते। बूढ़ियां उम्र के साथ कम ही निकलती थी, पर जरूरत पड़ती ही थी, खासकर जब परदेश से लड़के बच्चे आते। शेष समय ड्राइवर उनकी सफाई सफुई करके देखते रहते कि तेल पानी ठीक है कि नहीं, कि चिड़िया चूहों ने उनके भीतर घोंसले बनाकर बच्चे तो नहीं दे दिए। शाम को वे कैनवास के कवर से ढक दी जाती। मैनेजर सब का काम नियमित रूप से चेक करते थे। मैनेजरों का काम बेटे चारों तरफ लगे कैमरों से स्काइप पर सीधे देख लेते थे कि सब ठीक ठाक है। चौकीदारों का 3 टाइम का खाना कोठियों से ही आता था। दिन में वे अक्सर सुरती मलते, उबासियां लेते दिखा करते थे। बढ़िया काम था। रात भर चौकीदारी, दिन भर सो या टहलो। अक्सर दोनों एक दूसरे के गले की खंखार सुनते। जब बुढ़ियों के सोने का एतबार हो जाए तो कुछ देर साथ बैठकर बीड़ी फूंक लेते। उनके बीच रात भर छोटी छोटी बातें होती, किस्से कहानियां निकल आते, फसलों के, गांवों के, कोठियों के। तो सुन बे मेवाती, मुन्ना कहता, ये जमाना साला है ही नंगई का। सगे भाइयों का बंटवारा, मारी गई औरतें। हमारी वाली बूढ़ी दिन भर टीवी देखती हैं। कभी कभार लड़कों बच्चों से बात हो जाती थी, पर अब कान जवाब दे रहे, हल्लू हल्लू करती रहती हैं। अब देख, तुम्हारे उधर भी वही फूल पत्ते परिंदे, हमारी तरफ भी। तेरी तरफ से धूल उड़ती है तो हमारे यहाँ, हमारे तरफ की तो तुम्हारे यहाँ। नंगई का ये हमारे उधर किस्सा है कि औरंगजेब बादशाह जामा मस्जिद को नमाज के लिए निकला तो उसने एक निपट नंगे फकीर को महल के सामने बैठा देखा। बगल में काला कंबल धरा था। मौचक का पातशाह कहे कि तू नंगा काहे को है बे, कुछ तो शर्म कर। जानता नहीं मैं कौन हूं? जानता हूं, तो मुल्क का सबसे बड़ा चौकीदार हैगा। फकीर पीठ खुजलाते हुए बोला, पर मत भूल कि तेरे मेरे ऊपर हम दोनों से बड़ा एक चौकीदार भी बैठा है। पातशाह ताव खा गया, बोला तेरी ये मजाल, मुझसे मुंह दराजी करता है। चल उठा कंबल और अपनी शर्म ढाक ले। तो फकीर ने कहते हैं हंसते हुए अपना काला कंबल उठाया। क्या उठाया? काला कंबल। हाँ, तो पातशाह क्या देखता है
कि उसने अपने जिन 2 भाइयों को गद्दी पाने को हलाक कराया था, कंबल के नीचे उन्हीं के लहू से लथपथ सिर पड़े हैं। तब फकीर हंसकर पातशाह से कहते हैं, बोल तेरी शर्म ढाकू कि अपनी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।